नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के पूछे गए प्रश्न को देखेंगे तथा उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बिहार पुलिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है बकवास उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है विलोमन उत्परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बकवास उत्परिवर्तन, जिसे नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इसके कुछ व्याख्या प्रश्न को देखते हैं। हुंगो डी ब्रिज की बात करें तो उत्परिवर्तन की जो खोज किए थे वो हुंगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था, जबकि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, और हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों को किस अनुपात में प्राप्त हुए। पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 2:2, चौथा ऑप्शन है 1:3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। चलिए अब देखते हैं। बात करें अगर मेंडल की, तो मेंडल को अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। मेंडल ने अपने परीक्षण के लिए मोटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगर जीवों के बाह्य लक्षणों की बात करें तो उसे फिनोटाइप बोला जाता है, जबकि जीवों के जीन पर आधारित लक्षण होते हैं उसको जीनोटाइप बोलते हैं। मेंडल के एक संकरणीय क्रॉस जो हुआ उसमें F2 जो पीढ़ी है इसके फिनोटाइप का अनुपात देखा जाए तो 1:3 हो जाएगा, और F2 पीढ़ी के जीनोटाइप का बात करें तो आपका उसका अनुपात हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। ऑप्शन ए राज्य की समाप्ति का, ऑप्शन बी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का, ऑप्शन सी राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के अधिकारों की बढ़ोतरी करने का। तो बहुलवादी जो विचारधारा है वह राज्य के अधिकारों की सीमित करने की समर्थन की बात करें तो राज्य के अधिकारों की सीमित करने की बात करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन ए है आहड़, दूसरा ऑप्शन बी राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन सी कालीबंगा, चौथा ऑप्शन डी सुरकोतदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहड़। जो राखीगढ़ी है, सुरकोटदा है और कालीबंगा है, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि आहड़ ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये। बात करेंगे अगर राखीगढ़ी की, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, जबकि पूरे हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है। कालीबंगा को देखेंगे तो कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को देखते हैं। अन्य प्रश्न की बात करेंगे तो आहड़ संस्कृति की बात करेंगे, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है यह स्थल, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाले धातु की बात करें तो वो तांबा है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, और इसे अभी 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा है, मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा है, और कालीबंगा है वह घग्गर नदी के किनारे बसा है। लोथल और सुरकोतदा की बात करें तो यह हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन बंदरगाह है लोथल और सुरकोतदा। बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता को काशीयुगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है।
इसमें यह एक नगरीय सभ्यता थी। कांसे अगर की बात करेंगे तो तांबा और टीन का कांसा मिश्र धातु होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है केफ ऑफ गुड होप यानी उत्माशा अंतरीप को किसने खोजा? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन सी बर्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी क्रेवेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप है, इसकी जो खोज की गई थी बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई थी। बात करें अगर वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा पहली बार भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। पहले पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में। वास्को डी गामा मतलब पुर्तगाल के थे। अगर बात करेंगे अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक और एबल तस्मान के द्वारा किया गया। हवाई द्वीप को देखेंगे तो हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाता है रुपये का मूल्यह्रास, रुपये का अधिमूल्यन, रुपये का अवमूल्यन, रुपये का पुनर्मूल्यन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपये का मूल्यह्रास। जो भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट होता है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में, तो उसे रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। जबकि भारत सरकार के द्वारा जानबूझकर मुद्रा का जो मूल्य होता है उसमें कमी की जाती है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? ऑप्शन ए है मौसम विज्ञान, यह भौतिक भूगोल की शाखा है। ऑप्शन बी है समुद्र विज्ञान, यह भी भौतिक भूगोल की शाखा है। ऑप्शन सी है जैव भूगोल, यह भी भौतिक भूगोल की शाखा है। जबकि बात करेंगे कृषि भूगोल की, तो कृषि भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसी कारण इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भूगोल की कुछ शाखाओं को देख लेते हैं। अगर बात करेंगे हम भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल की शाखा भू आकृति विज्ञान, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया और मृदा भूगोल हो गया। ये सभी जो भूगोल है भौतिक भूगोल के एग्जाम्पल हैं। बात करें अगर आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल की शाखाओं में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल आ जाएगा। हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है, जबकि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, जबकि वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर। निम्नलिखित में से किस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? पहला ये है संवैधानिक मामलों में अपील, यह करता है। दूसरा ऑप्शन है दीवानी मामलों में अपील, ये भी है। तीसरा नंबर सी है फौजदारी मामलों, तो ये भी है। बात करेंगे चौथा नंबर, तो सैन्य मामलों के अपील में इसका अधिकार नहीं है, तो इसी कारण इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैन्य मामलों में अपील। चलिए इसके कुछ व्याख्या को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अगर क्षेत्राधिकार की बात करें तो उसके अंतर्गत देखिए संवैधानिक जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो आ जाता है, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार आ जाता है, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार आ जाता है और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार आ जाता है। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि सैन्य मामला नहीं आता है। चलिए हम 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों के उदग्र योग, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग जो वर्कों का क्षैतिज योग, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्रों का उदग्र योग, ऑप्शन डी है आपका व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्रों के क्षैतिज योग। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्गों का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। पहला अम्ल है फिनाइल पाइरुविक अम्ल, दूसरा अम्ल है फिनाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है फिनाइल ब्यूटरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है फिनाइल बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल पाइरुविक अम्ल। फिनाइल पाइरुविक अम्ल। अगर मूत्र की बात करें तो मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। अगर अम्ल की बात करें तो ये तो अम्लीय होता ही है मूत्र। अगर सिरका की बात करेंगे तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि संतरा, नींबू, इन सबों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध में जो होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है, और दुर्गंधयुक्त जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटायरिक